नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बिहार के इतिहास के संदर्भ में बिहार में ब्रिटिश काल में हुए पाश्चात्य शिक्षा के विकास टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है और यहाँ से हो सकता है कि एक प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दे जाए कि बिहार में किस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ या फिर बिहार में हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखने या फिर बड़े फॉर्म में प्रश्न यहाँ से दिए जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम लोग बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक हम लोग आंसर स्टार्ट करने के पहले यदि कोट से स्टार्ट करते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी बेहतरीन वाक्य से स्टार्ट करें तो जो परीक्षक होंगे, जो भी आंसर पेपर हमारा चेक करने वाले शिक्षक होंगे, उनका कहीं ना कहीं आपके आंसर की ओर जो झुकाव होगा वो बढ़ेगा और वो आकर्षित होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है कि शिक्षा में व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। और शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए या निबंध के लिए हम लोग इस प्रकार के कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो एक अन्य कोट मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं अपितु मानव का सर्वांगीण विकास है। यानी मानव का संपूर्ण मानव के विकास के लिए शिक्षा का महत्व जाना जाता है। वहीं यदि हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो मानव विकास सूचकांक का आधार भी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। यानी अगर इन संयुक्त राष्ट्र संघ के हम लोग मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात करते हैं तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व उभर करके सामने आता है और ये तीनों चीज से हम लोग अपना आंसर प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला दिया गया है कि ब्रिटिश शासन काल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास है और दूसरा दिया गया है 1857 से लेकर के 1947 तक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास है। यहाँ ध्यान रखिएगा एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि 1857 से लेकर के 1947 तक के मध्य जो भी विकास कार्य हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वह भी मूल रूप से बिहार में उसका उल्लेख हमें कर देना है, बस इतना ही करके आना है। अब इसके पश्चात यदि हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे तो मैंने 3 कोर्स आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिए हैं और या आप खुद से भी आइडेंटिफाई करके उन कोर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें भारत में और विशेष रूप से बिहार में शिक्षा की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया था। यदि प्राचीन काल में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में ही कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा में हुई थी। वहीं पाल काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई और इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो उद्दंतपुरी महाविहार की स्थापना जिसका उल्लेख हमें विभिन्न साहित्यों में प्राप्त होता है। तो उद्दंतपुरी महाविहार की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के शासन काल में हुई थी। गोपाल के शासन काल में इसकी स्थापना उद्दंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब बात करें यदि मध्यकाल में, तो ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल के भी ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में हमें यह प्राप्त होता है कि बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और इसमें मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो बिहार शरीफ, भागलपुर और पटना, ये 3 जिले ध्यान में रखिएगा। ये तीनों जिले मध्यकाल में मूल रूप से शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ फारसी में शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत के साथ साथ फारसी में शिक्षा दी जाती थी और ये तीनों जिले जो थे ये दोनों शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब बात करें यदि शिक्षा की, तो शहरों और गांवों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। यानी जो हमारे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वह स्थानीय भाषाओं में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कि इनका वित्त पोषण, जो भी स्कूल या जो भी शैक्षणिक संस्थाएं उस कालखंड में बिहार में कार्य कर रहे थे, उनको फाइनेंस प्राप्त कहाँ से होता था, तो स्थानीय जमींदारों से उन्हें अपना वित्त प्राप्त होता था। साथ ही साथ समाज के उदार लोगों और राजाओं के व्यक्तिगत दान के द्वारा इन शैक्षणिक संस्थाओं को वित्त प्राप्त होता था, जिससे वे अपने आसपास के जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराती थी। लेकिन अब हम लोग बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में 1793 ईस्वी में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है और चूंकि बिहार जो था बंगाल का हिस्सा था,
तो मूल रूप से अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया जाता है तो वह बिहार में भी लागू तो हो जाता है। तो इस अस्थायी बंदोबस्त के कारण हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी अवनति होती है, गिरावट दर्ज की जाती है। इसका मूल कारण था कि जो भी स्थानीय जमींदार या जो राजा थे उनकी आय में कमी आती है, साथ ही साथ जो जमींदार थे और राजा थे उनकी जो जमींदारी और लगान वसूलने के जो अधिकार थे इस अस्थायी बंदोबस्त के कारण छीन लिए गए थे, क्योंकि वो लोग अपना लगान समय पर नहीं चुका पाए थे। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। तो ये सब उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, परंतु आपको ये मोटा मोटी पता होना चाहिए कि क्या क्या था और हम लोग किस प्रकार से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय जमींदारों एवं राजाओं की आय में आई पर्याप्त कमी के कारण बिहार में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट देखी जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग दो रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। एक बुकानन की रिपोर्ट है। बुकानन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दरभंगा महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया है और अपने क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए, स्कूलों को दान दिया, संस्थाओं का निर्माण किया, संस्थाओं को दान दिया, आदि सभी काम जो हम लोग देखते हैं दरभंगा महाराज के द्वारा किए गए थे। वहीं यदि एडम्स के सर्वेक्षण की हम लोग बात करते हैं तो एडम के सर्वेक्षण में कहा गया था कि 1844 ईस्वी के आसपास बिहार और बंगाल में कुल 1,50,784, ध्यान रखिएगा बड़ा अच्छा संख्या है, और अगर इस प्रकार से आप लोग अपने आंसर में संख्या लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है कॉपी जांचने वाले के ऊपर में। तो 1,50,784 गांव थे, ये ध्यान रखिएगा, और प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या लगभग उस समय 1 लाख थी। यानी अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक 1.5 गांव पर एक स्कूल या शिक्षा संस्था या प्रारंभिक विद्यालय उस समय होती थी। साक्षरता दर की बात करें तो उस समय साक्षरता दर का औसत 7.75% था। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये ध्यान में आप रखिएगा कि प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या 1 लाख थी लेकिन साक्षरता दर 7.75% दर थी। तो वह किस साक्षरता दर की बात कर रहे हैं? हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी अन्य संस्कृत जैसी भाषाओं में? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं कि जो प्रारंभिक विद्यालय थे वो शहरों और गांवों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देते थे। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का मतलब है कि जो प्रचलित भाषा थी स्थानीय स्तर पर, हिंदी संस्कृत के अलावा या अंग्रेजी के अलावा, उसमें शिक्षा दी जाती थी, और मेरे कारण इसी के कारण जो साक्षरता दर का औसत है ये 7.75% रहा होगा। इसके अतिरिक्त 1835 ईस्वी का मैकाले मिनट हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में काम किया गया था, और विलियम बेंटिक के शासनकाल में जब इसे लाया गया तो इसने सबसे पहली बार बताया कि जो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई है, वह अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए। तो पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात या वकालत लॉर्ड मैकाले के द्वारा की जाती है, और इस सिफारिश को विलियम बेंटिक की सरकार के द्वारा मान लिया जाता है, और भारत में पहली बार हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की जाती है, और इसमें बिहार भी अछूता नहीं रहता है। और इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों में अंग्रेजी जिला स्कूलों की स्थापना की जाती है, जिसमें आपका पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा और छपरा आदि जिले शामिल थे। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि मोतिहारी, देवघर, चाईबासा और हजारीबाग में 1863 में जिला स्कूलों की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देवघर, चाईबासा और हजारीबाग ये सभी के सभी झारखंड, वर्तमान झारखंड के जिले हैं। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं 47 से पहले के शिक्षा के विकास की, तो ये सभी के सभी हमारे बिहार में शामिल थे, पूर्व में यह बंगाल प्रोविंस के हिस्से थे। इसके अतिरिक्त संथाल परगना के पाकुड़ में एक उच्च विद्यालय की स्थापना की जाती है, ये 1859 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ हम लोग देखें तो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें चार्ल्स वुड के द्वारा यह जोर दिया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व देते हुए तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया है चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। इसी के दरमियान हम लोग देखते हैं कि इसी चार्ल्स वुड के डिस्पैच के दौरान ही सिफारिशों पर पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को की जाती है, और पटना कॉलेज के ही तर्ज पर
अन्य जिलों मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हजारीबाग, रांची और अन्य नगरों में कॉलेजों की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात हम लोग देखें तो पटना कॉलेज में संकाय कला संकाय में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना 1917 ईस्वी में की जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भौतिकी और रसायन विज्ञान विभाग जो कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। वहीं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की जाती है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य था कि बिहार में उच्च शिक्षा का विस्तार करना। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात विज्ञान की शिक्षा के विकास के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना, यानी जो एक डेडिकेटेड साइंस कॉलेज हो, उसकी स्थापना 1928 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की जाती है, जहां पर विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की, तो इसके लिए 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज और 1947 ईस्वी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है, ताकि आधुनिक चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध कराया जा सके और डॉक्टर्स का निर्माण बिहार में किया जा सके। इसके अतिरिक्त चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो सैडलर आयोग को मत भूलिएगा। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया जाता है और इस आयोग ने व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि इसके शिक्षण की व्यवस्था की जाए। और डिप्लोमा एवं डिग्री के लिए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना पर सैडलर आयोग ने काफी ज्यादा बल दिया था। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना की जाती है 1902 ईस्वी में, वह भी समस्तीपुर के पूसा में। ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से कृषि क्षेत्र में शोध और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कृषि संबंधी शोध एवं प्रयोग को बढ़ावा देना। वहीं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कॉलेज की स्थापना की जाती है पटना में 1930 ईस्वी में, जिसे वेटनरी कॉलेज के नाम से जानते हैं। पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य था कि बिहार में पशुधन का विकास किस प्रकार से किया जाए, इस क्षेत्र में कार्य करना। इसके अतिरिक्त बिहार के तत्कालीन बिहार के धनबाद में खनन उद्योग प्रारंभ हो चुका था। और अगर देखें तो धनबाद के आसपास के क्षेत्र में कोयले की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसका दोहन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो इस क्षेत्र में एक माइंस स्कूल की स्थापना की गई। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की जाती है, जो कि 1926 ईस्वी में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य था कि खनिज संसाधनों का किस प्रकार से उचित दोहन किया जाए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना और यहाँ के युवाओं में खनिजों और खनिज संसाधनों के दोहन से संबंधित शिक्षा का विकास किया जाए। साथ ही साथ पटना में हम लोग देखते हैं कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब ये तो ब्रिटिश प्रयास थे, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि बिहार में शिक्षा, तो ध्यान रखना है हमें कि न केवल सरकारी स्तर पर अपितु निजी और उदार व्यक्तियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी बिहार में शिक्षा का विकास किया जाता है। इस रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार की संस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है। पहली ब्रह्मा समाज, दूसरी आर्य समाज और तीसरी ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी शिक्षा का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार बिहार में किया जाता है। उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो पटना में हम लोग देखते हैं राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की जाती है और आर्य समाज के द्वारा डीएवी स्कूल्स की स्थापना बिहार में की जाती है और विभिन्न प्रकार के ईसाई मिशनरियों ने अपने विभिन्न स्कूलों की स्थापना बिहार में की। अब मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन से प्रेरित होकर के इमदाद अली के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पटना शाखा की बात करेंगे तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की पटना शाखा की स्थापना अगले ही वर्ष 1873 में कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की जाती है 1886 ईस्वी में पटना सिटी में, और ये स्थापना किया गया था मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। इसके संस्थापक थे शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन और शमसुल उलेमा के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं नारी शिक्षा की, तो बिहार में नारी शिक्षा का प्रारंभ हम लोग सबसे पहले 19वीं सदी में देखते हैं।
19वीं सदी के मध्य में ईसाई मिशनरियों के द्वारा नारी शिक्षा के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जाते हैं और इनके प्रथम प्रयास के रूप में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना 1847 ईस्वी में पटना में कर दी जाती है। वहीं बिहार और उड़ीसा की सरकार के द्वारा नारी स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन 1914 ईस्वी में किया जाता है और इस समिति के सुझाव में शामिल प्रमुख सुझावों को यदि हम लोग देखें तो इसने महिलाओं में उच्च शिक्षा के विकास के लिए इंटरमीडिएट श्रेणी की शिक्षा को आरंभ करने का सुझाव दिया था। साथ ही साथ इस सुझाव के अनुसार बांकीपुर, पटना तथा कटक, उड़ीसा में इंटरमीडिएट श्रेणी के विद्यालयों की स्थापना की जाती है, जहां पर की महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त इस समिति ने प्रत्येक कमिश्नरी में उनकी आर्थिक सुविधा के अनुसार एक कन्या महाविद्यालय खोलने का भी सुझाव दिया था। और 1927 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज भी हमें देना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि हम शिक्षा के विकास को, चाहे नारी शिक्षा हो या पुरुष शिक्षा हो, दोनों के क्षेत्र में क्या प्रतिशतता थी या क्या परसेंटेज था उनके साक्षरता दर का, वो भी हम सही लिखेंगे ताकि हमारा आंसर जो हो और प्रभावी बन सके। तो 1927 में बिहार और उड़ीसा में शिक्षा पाने वाले लड़कियों की प्रतिशतता मात्र 0.7% थी। वहीं 1947 की बात करेंगे तो 1947 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में एक बालिका विद्यापीठ की स्थापना की जाती है और बिहार में स्त्री शिक्षा पर 1929 ईस्वी में हर्टोग कमेटी का एक वक्तव्य आया था और इस वक्तव्य में कहा गया था कि बिहार की कुल 25 लाख लड़कियों में विद्यालय में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,16,000 थी, यानी नारी शिक्षा का स्तर जो था उस समय काफी नीचे था, काफी गिरा हुआ था। और इसमें बताया गया, इस रिपोर्ट में ही हर्टोग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में ही है, मतलब कि जो लड़कियां शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं तो उनमें से अधिकांश लड़कियां प्राथमिक विद्यालयों में ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी, न कि इंटरमीडिएट या उच्च या फिर कॉलेज स्तरीय शिक्षा में। तो फिर भी यहाँ पर हर्टोग कमेटी ने एक आशा प्रकट किया था कि अब जागृति के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास है वो हम लोग क्रमिक रूप से देखते हैं, जिसमें कभी जमींदारों, राजाओं आदि के अनुदान पर जो निर्भर था, कालांतर में सरकारी नीतियों के विकास के फलस्वरूप राज्य की ओर से शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया तथा शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ और वैज्ञानिक सोचों का सूत्रपात होता है। साथ ही साथ इसने भारतीयों को आपस में जोड़ने का कार्य किया और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अमूल्य योगदान दिया। अब यदि हम लोग बात करें बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के प्रभाव की, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास का प्रभाव क्या हुआ, तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही बोला गया था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, लेकिन 1833 ईस्वी तक, इनफैक्ट 1835 ईस्वी तक इस पैसे को कभी खर्च नहीं किया गया। इसी को खर्च करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने पहली बार डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया और उसने बताया कि उसने अपने मैकाले मिनट 1835 ईस्वी में बताया था कि भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करना चाहिए वह अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्चा करना चाहिए, न कि प्राच्य शिक्षा या संस्कृत शिक्षा के ऊपर। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो इस समय संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए ये शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय हम लोग देखते हैं 1793 ईस्वी का क्या आ गया था, अस्थायी बंदोबस्त और लगान वसूलने के लिए यहाँ पर बेसिकली अंग्रेजों को काले अंग्रेज चाहिए थे, जो न केवल अंग्रेजों के साथ में अपितु भारतीयों के साथ में भी एक दुभाषी के रूप में कार्य कर सके, ताकि अंग्रेज भारत में लगान आदि वसूल सके इन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से। यदि हम लोग भारतीय संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नीतियों को भारत में क्रियान्वित करने के लिए एक दुभाषिया कर्मचारियों की पूर्ति करना था। दूसरा था भारत में पाश्चात्य विचारों का प्रचार प्रसार हो, यानी जितना ज्यादा पाश्चात्य विचार का प्रचार प्रसार होगा भारत में, जो भारतीय इन विचारों से प्रभावित होंगे वो उतने ही ज्यादा अंग्रेज समर्थक होंगे।
इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसे दीर्घकालिक बनाना अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण नीति थी और ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी शिक्षा को महत्व इन्होंने कभी नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा। इनको केवल चाहिए था एक पढ़ा लिखा काला क्लर्क, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों को भारत में केवल पढ़ा लिखा काला क्लर्क चाहिए था, न कि कोई वैज्ञानिक, न इंजीनियर, न कोई इन्हें शोधार्थी, न कोई डॉक्टर इन्हें चाहिए था। इन्हें केवल एक क्लर्क चाहिए था जो कि भारतीयों के साथ अंग्रेजों का दुभाषिया के रूप में कार्य कर सके। और यहाँ पर वो इस शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा एक ऐसा मार्केट तैयार करना चाहते थे और एक ऐसा ऐसा मार्केट तैयार करना चाहते थे जिसके निवासी औपनिवेशिक विचारों से प्रेरित होकर के इंग्लैंड में बने माल या उत्पादों को उपभोग कर सके। यानी अंग्रेज केवल चाहते थे कि भारत कच्चे माल का निर्यात करे और बने बनाए जो भी माल है उसका उपभोग भारतीयों के द्वारा किया जा सके। इसीलिए औपनिवेशिक शिक्षा का विकास हम लोग भारत और बिहार में देखते हैं। तकनीकी शिक्षा के विकास की बात करें तो ध्यान रखिएगा, तकनीकी शिक्षा का भारत या बिहार में विकास परिस्थितियों का दबाव था, न कि अंग्रेजों की चाह। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें अगर हम लोग देखें कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की स्थापना की गई तो डेट लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो वह कालखंड था आपका प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो दबाव उत्पन्न हुआ इंग्लैंड के ऊपर में, उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने भारत में तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास में रुचि लेना प्रारंभ किया और यहाँ पर भारतीयों को प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ करता है ताकि युद्ध के जो उपकरण हो वो भारत में भी समान रूप से निर्मित हो सके और युद्धापूर्ति जो है इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों को लगातार बनी रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अंग्रेजों के द्वारा जो प्रारंभ की गई शिक्षा थी, व्यावसायिक शिक्षा, जो शिक्षा थी उसमें रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था, इनको महत्व नहीं दिया गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भी काफी ज्यादा असंतुलन देखा जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर प्राथमिक, मिडिल और उच्च विद्यालय में बच्चा पास कर गया तो अगर इंटरमीडिएट करना चाहता है तो उसे कहीं और जाना होगा, क्योंकि उसके गृह नगर, गृह जिले या फिर गृह जो गांव में निवासी है वहां पर उसे उच्च शिक्षा संस्थानों का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप घर छोड़ना पड़ता था या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं का भी काफी अभाव था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी न्यूनतम प्रयास किया गया और उनका कहना था कि स्त्रियों को पढ़ा करके ही क्या होगा। तो इस प्रकार के भी विचार हम लोग को देखने सुनने को मिल जाते हैं। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी न्यूनतम प्रयास हुए। सूक्ष्मता से यदि हम लोग देखते हैं तो पाश्चात्य शिक्षा राष्ट्रवाद के विकास में बाधक रही है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही भारत में आधुनिक विचार और पाश्चात्य विचार की गूंज हमें सुनाई देती है और अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम जो प्रारंभ हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद के उदय में भी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि सूक्ष्मता से यदि हम लोग देखते हैं तो पाश्चात्य शिक्षा राष्ट्रवाद के विकास में ही बाधक रही। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य विचारों के अंधानुकरण से ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों की आस्था बनी रही। इसीलिए हम लोग देखते हैं 1857 की जब क्रांति हुई थी, याद रखिएगा 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय थे, पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने इसमें अपनी रुचि नहीं ली थी, इसका विरोध तक ही किया था। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे अंग्रेजों के समर्थन करने में और 1857 के विरोध में। इसके अतिरिक्त 1905 ईस्वी का स्वदेशी आंदोलन हम लोग ले लेते हैं तो उस कालखंड में भी अगर हम लोग देखें तो पढ़े लिखे भारतीय इससे काफी अपनी दूरी बनाए हुए थे। इन सब के बावजूद यदि हम लोग देखें तो सीमित स्तर पर ही सही लेकिन पश्चिमी शिक्षा से भारतीयों में आधुनिक विचार, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आदि के प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तथा इन विचारों से जागरूक होकर एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपना नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया। तो इस प्रकार हम लोग बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास या तकनीकी शिक्षा के विकास का अपना एक मॉडल उत्तर तैयार कर सकते हैं और उसे आंसर के रूप में हम लोग वहां लिख सकते हैं। आलोचना भी हमें करनी है, लेकिन अगर अंत की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें,
अंत हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इसीलिए अगर देखें ऊपर मैंने आलोचना करी है तो नीचे क्या दिया है कि वही लोग जो कभी विरोध कर रहे थे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, वैसे लोग जो 1857 की क्रांति और 1905 ईस्वी का स्वदेशी आंदोलन का जिन्होंने विरोध किया था, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन में भारत का मार्गदर्शन किया और नेतृत्व किया। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।